Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 24 and today in this lecture we will discuss a new topic. Same topic, application of Gauss's law. In the previous lecture we have already discussed two application of Gauss's law. But today third application of Gauss's law. Okay. So student, this is electric field just outside a charged conductor parallel sheet. So we have already discussed what electric field due to a charged conductor sheet, but here today two parallel sheet, we consider two parallel sheet, and due to two parallel sheet we calculate the electric field. Okay, just outside a charged conductor पैरेलल शीट. ओके, सो पहला केस इसमें हम लोग आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इनसाइड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कंसीडर टू पैरेलल शीट्स लाइक दिस. दिस इज नॉट ए इसको हम लोग कंसीडर जो कर रहे हैं ये हमारी पैरेलल शीट है. मतलब इसको हम लोग जो है ये कोई हमारा वायर नहीं है. मतलब वायर से कहने वाला आप इसको ये समझे कि ये एक डायमेंशनल में नहीं, ये टू डायमेंशनल है. ठीक है ना, मीन्स चलिए इसको प्रॉब्लम ना हो मैं इस तरह से प्रॉब्लम है. अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दिस इज द पैरेलल शीट नॉट ए वायर. ओके, सो दीज आर टू पैरेलल शीट and charge sheet. So this is positive charged, ओके. सो इसमें भी हम लोग पहले जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्हेन टू प्लेट आर सेम लाइक चार्जेस. ठीक है ना, बोथ प्लेट्स आर सेम चार्जेस. सो दोनों के पास जो चार्ज है वो कैसा है, सेम है. ठीक है, सेम से मतलब नेचर वाइज सेम है. इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड. इसको अगर हम लोग प्लेट नंबर फर्स्ट बोल दें और इसको प्लेट नंबर सेकंड बोल दें. ठीक है, तो हमको यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दीज टू प्लेट्स. तो जस्ट आउटसाइड में दोनों ही केस हो सकते हैं. आप चाहें तो इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आउटसाइड है, लेकिन ये किधर है, पहले वाली प्लेट की तरफ और ये सेकंड वाली प्लेट की तरफ. ठीक है, तो एक बार हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और एक बार इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है. तो दोनों ही केस आउटसाइड के लिए ही है. ठीक है, ये भी आउटसाइड के लिए, लेकिन ये फर्स्ट प्लेट की तरफ है और ये सेकंड प्लेट की तरफ है. ठीक है, पॉइंट P2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट P1 पे हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यू नो वेरी वेल कि ड्यू टू अ चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. ठीक है, तो ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ first plate at point P1. This is equal to प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर किया था कि ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट ड्यू टू अ प्लेट कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज ये आपके पास, ये आपको याद होगा कि मैंने इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कंसीडर करी थी और उसके बाद गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और ड्यू टू दिस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आया था, रिलेशन था A = सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट. क्लियर होगा आपको, वेयर सिग्मा इज अ एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, दिस सिग्मा इज ओके. सो इस प्लेट की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए पॉइंट P1 पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने बोल दिया E1. दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों प्लेट पे जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के पास सेम है. मींस इसके पास भी Q चार्ज है और इसके पास भी Q चार्ज है. तो दोनों की वजह से जो चार्ज डेंसिटी बनेगी वो डेंसिटी कितनी होगी, सेम होगी, सिग्मा. ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. और जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया सेकंड पेज का है। तो जो
एरियल चार्ज डेंसिटी है, तो दोनों की वजह से ये क्या हो जाएगी आपकी सेम हो जाएगी, इस प्लेट की वजह से भी और इस प्लेट की वजह से, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज सेम, एरिया सेम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम। तो इवन दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, मतलब ये पॉइंट P इससे पहली प्लेट से कितना डिस्टेंस पे है और दूसरी प्लेट से ये वाले पॉइंट P1 की डिस्टेंस क्या है, इसमें इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा डेरिवेशन आया था ड्यू टू पैरेलल ड्यू टू अ शीट, वो सीधा सीधा रिलेशन ये था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं भी डिस्टेंस का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है, डिस्टेंस आ ही नहीं रही है, डिस्टेंस के रिलेशन में फॉर्मूला है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे प्लेट की वजह से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। और यही रीजन है कि यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाते हैं इस केस के लिए, ये प्रीवियस लेक्चर में शायद ग्राफ मैंने बताया नहीं था, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब हम लोग आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाएंगे इस केस में, किस केस में, ड्यू टू अ शीट, इस केस में ये ग्राफ आपको ये सीधी लाइन मिलेगी, मीन्स कि डिस्टेंस बदलने पर, डिस्टेंस को चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले था उतना ही बाद में है, और डिस्टेंस को भले ही आप इंक्रीज करो या डिस्टेंस को आप डिक्रीज करो, मतलब r बराबर 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इस केस में, और r बराबर 1 2 3 4 5 6 जो भी यूनिट है उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, तो r के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू अ सेकंड प्लेट, तो सेम ड्यू टू अ सेकंड प्लेट आप ये पॉइंट दोबारा लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेकंड प्लेट एट पॉइंट P1। So this is E2 and this E2, this is also sigma upon 2 epsilon naught, okay। डिस्टेंस का मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, कोई रोल है ही नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, तो हमारे पास रिलेशन भी E2 का उतना ही आएगा। तो टोटल इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P1 this is equal to देखिए इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी हम नेट निकालेंगे तो उसके लिए हमको डायरेक्शन जरूर पता होना चाहिए। स्केलर होती तो मैं सीधे सीधे नेट निकाल देता, प्लस कर देता या फिर माइनस कर देता, ठीक है। तो इस पॉइंट P1 पे ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव से कहां होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड पॉजिटिव, ठीक है। सो E1 की डायरेक्शन ये हो गई। नाउ ड्यू टू सेकंड प्लेट, क्योंकि सेकंड प्लेट भी एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पे भी ड्यू टू दिस प्लेट इस पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये ही डायरेक्शन होगी, आउटसाइड द पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। ये ऐसे कंसीडर करिए कि एक पॉजिटिव प्लेट ये है और दूसरी पॉजिटिव प्लेट ये है, तो इसकी वजह से भी आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, और इसकी वजह से भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 दिस इज E नेट, सेम डायरेक्शन है तो हम लोग इसको E1 प्लस E2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपोजिट होती तो E1 माइनस E2, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, सो इक्वेशन 1 आपके पास है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सम किया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपको मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज E नेट, किस केस में, आउटसाइड के केस में, यानी जब भी हम आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू टू अ पैरेलल चार्ज शीट कंडक्टर शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूले को यूज किया करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन। तो अब की बार जब आप सेकंड में आउटसाइड में पॉइंट P2 पे कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे थे ऐसे ही आपको डेरिवेशन करना है। पॉइंट P2 पे मैं आपको डायरेक्शन एक बार दिखा देता हूं कि इस पॉइंट, प्लीज फोकस दिस पॉइंट P2। सो अगर हम इस पॉइंट P2 पे कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि इस बार प्लेट वैसे ही है, लेकिन चार्ज प्लस की वजह से इस पॉइंट पे कराना है तो इधर इस पॉइंट पे आउटसाइड डायरेक्शन होगी।
तो आउटसाइड हमने ये दिखा दी, ये E1 की डायरेक्शन हो गई, और सेम इसी डायरेक्शन में कौन होगा हमारा, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये सेकंड प्लेट है। तो यहाँ पे भी सेम वही केस देखने को मिल रहा है जो इस पॉइंट P1 पे हमको देखने को मिला था, ठीक है ना। तो इस केस में भी आउटसाइड में बस आपको याद रख लेना है कि आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब निकालेंगे, सेम कैलकुलेशन आपको करनी होगी दोबारा, ठीक है। अब की बार मैं जो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सेकंड केस में, वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बिटवीन द प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ पैरेलल चार्ज प्लेट, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो सेकंड केस आप लिखेंगे, फर्स्ट केस तो हो गया था आउटसाइड, सेकंड केस होगा बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट। So between the plate, suppose here we consider a point P between the plate, okay? तो इस पॉइंट P पे बताइए ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट प्लेट और इस पॉइंट P पे निकालना है, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो आउटसाइड डायरेक्शन यही बनेगी, क्लियर है, ओके। ड्यू टू अ सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट है और इस पॉइंट P1 पे निकालना, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो आउटसाइड डायरेक्शन ये बनेगी, क्लियर। तो ये हो गया E1 की डायरेक्शन और ये हो गई E2 की डायरेक्शन, ठीक है। सो हियर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू first plate. So due to a first plate, this is equal to E1 and this E1, this is equal to, क्या रिलेशन पढ़ा हमने, क्या रिलेशन पढ़ा है, E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट की वजह से तो यही पढ़ा है ना, तो ये प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ये हो गया, ठीक है। केवल और केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही डेरिवेशन करना जैसे कि हम लोग पहला डेरिवेशन कर चुके हैं। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट। तो जब आप सेकंड प्लेट की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू E2 एंड E2 अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एक बार डायरेक्शन देख लीजिए, पॉइंट P पे जो E1 और E2 की डायरेक्शन है वो क्या सेम है या किसी एंगल पर है या फिर अपोजिट है, तो आप बोलेंगे कि अपोजिट है, क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सो दिस इज E net, दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आप E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड एक से हैं, E1 भी उतना ही है और E2 भी उतना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0। Okay, so between the plate electric field is 0 and just outside of the plate, so electric field is sigma upon epsilon naught। आउटसाइड के केस में हम लोग वो लगाएंगे और बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्लियर, प्लीज नोट डाउन। तो सेकंड जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर पैरेलल शीट। यहां तक तो सेम हुआ, लेकिन इस बार हमने एक प्लेट को व्हेन वन शीट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। पहले वाले केस में क्या था कि बोथ प्लेट आर सेम चार्ज, मतलब उनके पास जो नेचर था चार्ज का वो एक जैसा था, दोनों को हमने प्लस प्लस लिया था, आप चाहे तो माइनस माइनस भी ले सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पहली प्लेट जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही तीनों पोजीशंस पे हमको पता करना है, आउटसाइड और बिटवीन। आउटसाइड में
प्लेट फर्स्ट की तरफ और सेकंड की तरफ भी और बिटवीन द प्लेट। तो ये यहाँ पे फिर से हमने कंसीडर करी है एक चार्ज कंडक्टर प्लेट लाइक दिस। This is positive and this is negative. The surface charge density of the first plate is sigma and the surface charge density of the second plate is minus sigma और this is plus sigma। ठीक है, क्योंकि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। जितना इस पे पॉजिटिव है उतना ही इस पे नेगेटिव है, लेकिन नेचर वाइज दोनों पे अपोजिट है। इसीलिए यह यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस इसमें हमने लिया आउटसाइड ऑफ द प्लेट ऑफ द शीट। तो आउटसाइड आप पहले चाहे तो यहां कंसीडर करिए या यहां कंसीडर करिए। तो हमने सपोज यहां पे P1 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है, आउटसाइड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट P1 पे ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलिए, फिर से देखिए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहां पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो आउटसाइड होगी, उससे आउटसाइड होगी तो ये डायरेक्शन होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस डायरेक्शन इज E1। ठीक है ना, दिस डायरेक्शन इज E1। ओके, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, इसको सेकंड प्लेट पे इस पे ध्यान दीजिए। तो ये कैसी है प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये रीजन होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये E2 की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इस केस में आप जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट P1 पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट और इक्वल, सेम, सॉरी, जस्ट अपोजिट और सेम। तो आंसर इज अपोजिट। ओके, तो आउटसाइड के केस में अगर हम पॉइंट P1 पे ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a first plate at point P1, so this is E1, this is equal to sigma upon 2 epsilon naught। again is this is equation number 1 and electric field due to a second plate, आप सीधे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेकंड प्लेट एट पॉइंट P1, दिस इज E2। ठीक है ना, आप इसको रिपीट कर देंगे, बस चेंज कर देंगे सेकंड प्लेट एट पॉइंट P1 की जगह P2 और E2। दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट EF at point P1, this is E net and this is equal to E1 minus E2 because opposite direction में, इसीलिए E1 minus E2। so this is equal to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught, this is equal to 0। तो इस केस में जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन जब दोनों के पास लाइक चार्जेस था, सेम चार्ज था, तो उस केस में बिटवीन द 0 हो रहा था। ठीक है ना, ये दोनों में एक चेंज देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहां भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर आपको, सेम मेथड्स आपको वहां यूज करना पड़ेगा और वहां भी, इस केस में भी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही निकल के आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन ये होगी और पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, इस बार हम लोग बिटवीन द प्लेट एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपको अपने आप करनी है, मैं केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ठीक है ना, बिटवीन द प्लेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज दिस पॉइंट P,
So due to a first plate, positive plate, this is the direction of P. तो P इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू अ फर्स्ट प्लेट, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी पॉइंट P पे, ठीक है ना, दिस। एंड ड्यू टू अ सेकंड प्लेट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ सेकंड प्लेट, the direction of electric field is this, sorry this direction नहीं, सेकंड प्लेट की वजह से निकालना है, पॉजिटिव की वजह से निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और नेगेटिव की वजह से निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि होता क्या है पता है आपको कि पॉजिटिव से तो आउटसाइड बाहर निकलेगी, ठीक है ना, तो ये बाहर आउटसाइड डायरेक्शन दिखा दी। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो इसीलिए E2 की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव प्लेट ये, तो इसकी वजह से जो ड्यू टू दिस प्लेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, E2। तो E1 एंड E2, इन दिस केस E1 एंड E2 आर सेम डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसे निकालना है, E1 में, और रिजल्ट आपका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चेंज केवल इतना है कि पॉजिटिव के केस में ये रिजल्ट मिलता है आउटसाइड में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के केस में ये रिजल्ट मिलता है इनसाइड में। और दोनों में क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो उस केस में जीरो मिलता है बिटवीन द प्लेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जीरो मिलता है आउटसाइड द प्लेट। ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल, ऑब्लिक है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे ये आप क्लियर कर लीजिए कि इन सभी के लिए जो निकालेंगे वो सेम निकल के आएगा। मतलब मेरा ये है कि अगर कंडक्टर है तो और नॉन कंडक्टर है तो वो कैसा है, होलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। और अगर कंडक्टर है तो सॉलिड भी के लिए भी वही केस निकल के आएंगे। मतलब कहने का ये है कि हमको ये पता है कि कंडक्टर पे जो चार्ज होता है, जैसे हम उसको चार्ज करेंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सॉलिड है तो सरफेस पे आ जाएगा वो चार्ज फ्लो होके, लेकिन अगर होलो है तो उसको सरफेस पे आना ही आना है, क्योंकि अंदर से तो वो खाली है, ठीक है ना। तो उसको ऑटोमेटिकली सरफेस पे आना ही आना है, फिर चाहे वो कंडक्टर हो फिर चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, तो उसको सरफेस पे आना ही आना है, क्योंकि अंदर से तो होलो है वो, ठीक है। तो इसीलिए कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होलो के केस में सरफेस पे आएगा ही आएगा, और अगर सॉलिड है तो फिर कंडक्टर के केस में सरफेस पे आएगा। नॉन कंडक्टर अगर सॉलिड है, ठीक है ना, तो फिर उसके सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। लेकिन कंडक्टर के केस में वो चार्ज फ्लो कर सकता है, इसीलिए सरफेस पे आ सकता है, ठीक है ना। तो हियर वी कंसीडर अ स्फेरिकल शेल कह लीजिए या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कह लीजिए, है ना, कोई भी हम लोग। लेकिन सभी के लिए कैलकुलेशन हमारी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, सभी के लिए कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। हियर वी कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, दिस, या फिर ये कह लीजिए कि ये सॉलिड स्फीयर है बट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मींस कि ये कहाँ है, किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दो तो आइसोलेटेड बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हमने इसको चार्ज दिया बेटा, तो जैसे हम इसको चार्ज देंगे वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और स्फेरिकल शेल, सो we find out the intensity of electric field due to this spherical cell। हम लोग तीन केसेस में इसकी स्टडी करेंगे। नंबर वन तो मुझे आउटसाइड किसी पॉइंट पे, ये जो हमारा स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर है, इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूं, तो हमको पता है कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो हेल्प लीजिए गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ की हेल्प लेने के लिए मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पी से एक गॉसियन सरफेस बनाया, ऐसा सरफेस बनाया कि ये पॉइंट पी उस गॉसियन सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर लिया और इसको सेंटर मान के, सपोज ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस है सपोज स्मॉल आर, ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो हमारे पास स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट पी कंसीडर किया है। तो ये इतने सेंटर का, इतने रेडियस का, ये रेडियस है आर, इतने रेडियस का एक और आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ये कंसीडर कर, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये, और ये पॉइंट पी उस गॉसियन सरफेस पे जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसके सरफेस पे लाई करता है। क्यों गॉसियन सरफेस कंसीडर किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। गॉसियस थ्योरम आपने पढ़ी थी, गॉसियस थ्योरम में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज इक्वल टू Q/ε0, लेकिन किसके अंदर? इनक्लोज्ड सरफेस। तो इनक्लोज सरफेस के अंदर बना दिया एक गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस की खास बात क्या होती है, वो कैसा होना चाहिए कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। अगर सपोज ये पॉइंट पी को आप यहाँ पे कंसीडर करते तो क्या ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आर सेम? सो आंसर इज सेम, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहां से भी पॉइंट पी का डिस्टेंस वो भी सेम होगा, क्योंकि हमने तो ये कैपिटल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। तो इस तरह का गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। अब अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमको खास ध्यान रखना होता है कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री देखने को मिले, ठीक है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इस तरह का सरफेस अगर कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। नाउ हमने यहाँ पे चार्ज दिया था, ये था हमारा होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो इसको हमने चार्ज दिया था, तो वो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस, इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या ओवर द वॉल्यूम, ठीक है, ओके दिस। तो यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब ये देखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, सारा का सारा चार्ज तो इसके अंदर ही आ रहा है ना। तो चार्ज कहां पे? चार्ज तो इनक्लोज्ड द सरफेस है, चार्ज तो इस सरफेस के अंदर है जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब यहां पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज? तो आंसर इज ड्यू टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड निकाल के दिखाएंगे इस पॉइंट पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, ये स्मॉल छोटा सा सरफेस एलिमेंट सरफेस हमने कंसीडर किया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो आंसर है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। तो नॉर्मल टू सरफेस यानी इसके सरफेस के नॉर्मल, तो सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन तो यही बनेगी इस स्मॉल एलिमेंट की, और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। तो एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। सो वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस नंबर फर्स्ट मेरा क्या था? आउटसाइड, ठीक है, एट एक्सटर्नल पॉइंट P। और उस पॉइंट P की खास बात क्या है? खास बात ये है कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r जो है वो तो जो हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, या फिर कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, उसकी रेडियस है, ठीक है ना, स्मॉल r तो। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं
तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा स्मॉल जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the small area element, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये जो आपने कंसीडर किया है, इससे कितना फ्लक्स यहां से पास आउट होगा, ठीक है ना, कितना फ्लक्स इससे यहाँ पे लिंक हो रहा है। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो स्मॉल फ्लक्स लिंक होगा डी फाई ई, दिस इज इक्वल टू, फ्लक्स के लिए मैंने आपको बताया है क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर डी ए, ओके। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, और जब हम लोग वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ई डी ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए E और DA both are in same direction, so here angle is 0 degree, so we use cos 0. What is the value of cos 0? Answer is 1. So d phi E, this is E D A, okay. This is the small flux linked with the small area, okay. Now total flux throughout the Gaussian surface, ये तो small flux कैलकुलेट किया, अब टोटल फ्लक्स करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यूज क्या तरीका क्या है कि इसी का क्या कर देंगे हम लोग, इंट्रीगेशन, ठीक है ना। इंट्रीगेशन में हमने बताया, क्योंकि इंट्रीगेशन का मतलब क्या है कि यहां से इतना निकाला, ऐसे हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और उन सबका सम कर दिया। तो सम करने का तरीका क्या है, मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग इतना इसको इजी कर सकते हैं, तो आंसर इंट्रीगेशन कर दीजिए लिमिट लगा के, ठीक है। सो नाउ नोट डाउन, वी कैन रफ हियर। Now, the electric flux, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख दिया, the electric flux throughout the Gaussian surface, throughout the Gaussian surface, right? Yes. So throughout the Gaussian surface phi e, and this is equal to integration, closed integration d phi e. क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि हम लोग इस पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, और ये पूरा सरफेस अगर यहां से स्टार्ट करेंगे और लौट के अगर यहीं आ जाएंगे तो क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, पुट द वैल्यू डी फाई ई, सो आंसर इज ई डी ए, सो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, राइट। So phi e, this is equal to e and close integral dA, ठीक है। e को मैंने बाहर कर लिया और इंटीग्रल के साइन में रह गया dA। So now बेटा ये phi e, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गॉसिस थ्योरम से phi e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज इसके अंदर अगर जो टोटल चार्ज है वो Q है, ठीक है ना, इस गॉसियन सरफेस के भीतर ये जो चार्ज है इसको मैंने लिख दिया दिस इज Q, ठीक है, ये सारा चार्ज ये Q चार्ज है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q अपॉन गॉसियन थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई की जगह दिस इज E, और इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dA का तो क्या आएगा बेटा A। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E के फॉर्म में अपनी कैलकुलेशन को लिखते हैं। नाउ दिस इज E इक्वल टू E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट into A, okay, this, so put the value of A, so this is A is the area of the sphere, okay। अब वो चाहे होलो हो या फिर वो सॉलिड हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, किसका एरिया आप लोग यहाँ लिखेंगे,
तो एरिया जो आप लोग लेंगे बेटा, देखिए ये फ्लक्स हम लोग किससे लिंक करा रहे हैं, हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने बोला फ्लक्स लिंक आउट द गॉसियन सरफेस। तो फिर गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है हमको, ठीक है ना। ये गॉसियन सरफेस से तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं अपनी इसी के लिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आर, ठीक है ना, और वो शेप है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है या फिर ये होलो स्फीयर है, तो इसकी शेप भी बिल्कुल हमको वही रखनी है, ठीक है। तो ये भी स्फीयर ही होगा, तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और गॉसियन सरफेस की रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे, आप स्मॉल मत कर देना, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। सो इक्वल्स टू, अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो आपने निकाला एट अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब की बार हमारी कैलकुलेशन रहेगी, सेकंड केस जो है वो है एट द सरफेस, एट द एक्सटर्नल पॉइंट। किसके, ये जो हमारे पास बॉडी थी इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे, भाई यहां तक तो इस बॉडी का सरफेस आ रहा है और पॉइंट भी हमने इसके बाहर कंसीडर किया है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अभी इस बार मैं लिख रहा हूं एट द सरफेस, तो सरफेस पे हम लोगों को कंसीडर करना है, तो आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं इस बार, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी और इस बॉडी का सरफेस ये, तो इस पॉइंट पी को यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सारी कैलकुलेशन वही रहेगी, बस अभी जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में एट द सरफेस, तो आप सरफेस के केस में ये लिख सकते हैं बेटा कि नहीं, आर इक्वल टू आर। भाई जब ये पॉइंट हमने यहां कंसीडर किया था पॉइंट पी, तो इसकी रेडियस इससे ज्यादा थी, ठीक है ना। अब अगर पॉइंट पी यहां कंसीडर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आर इक्वल टू आर हो जाएगा, फिर हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो यही होगा, ओके। तो इस केस में आर इक्वल टू आर में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है जो अभी रिजल्ट आया है उसी में ये चेंज इतना करा दीजिए बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्या था वहां पे क्यू, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। केस नंबर थर्ड, ये जो रहेगा इसको आप थोड़ा सा चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, देखो 1 एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब किया कुछ नहीं है, केवल उसको एडजस्ट किया, ठीक है ना। और क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये जो आपका होगा इसको आप बोल सकते हो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द sphere, okay, area of this sphere. So here we can write 1 epsilon naught q upon a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा। What is a? So a is the area of the surface, area of the sphere, okay. So what is q upon a? Q upon a is sigma, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वैसे तो आपको यही याद रखना है, ये तो कभी न्यूमेरिकल में अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे भी हम लोग वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरा केस जो आता है ये आएगा, इस बार एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट कर चुके हैं, सरफेस पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इस बार इंटरनल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल पॉइंट एट द इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, सो इंटरनल पॉइंट, इस बार जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, तो वो गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है ना, दिस, ये हमारे पास बॉडी है। अब हम लोग कहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस बॉडी के अंदर इंटरनल पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने ये पॉइंट पी कंसीडर कर लिया इंटरनल अंदर, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम फिर से इसको सेंटर बनाएंगे और इस पॉइंट, ऐसा गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये पॉइंट पी उस गॉसियन सरफेस पे लाई करे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। जब एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला था तो बाहर कंसीडर किया था, इस बार अंदर। ठीक है, ओके। इस केस में आप ये देख सकते हैं कि अब की बार ये जो रेडियस है ये तो पहले से फिक्स हमने कर दी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये जो रेडियस है कैपिटल आर। इस केस में ये कैपिटल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बेटा? क्योंकि इस बार जो हमारी स्मॉल आर है वो रेडियस छोटी हो गई है, ठीक है, और कैपिटल आर रेडियस बड़ी है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यस, कितना होगा? चलिए एक बार सोचिए कितना होगा, क्या हो सकता है, एक बार दिमाग में जरा सोचिए। यस, 0। क्यों 0? मैंने क्यों 0 लिख दिया? रीजन क्या है कि मैंने 0 लिख दिया? 0 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 होगा कि इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं ना। हम लोग यहाँ पे इनसाइड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पर है, ठीक है। और जब सरफेस पे चार्ज है, अंदर चार्ज, गॉसियन थ्योरम क्या कहती है? फाई दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू 0 नहीं है, फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इनसाइड द चार्ज क्यू इज 0 because inside the charge q is 0। सारा का सारा चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है। ओके, सो दिस इज ये हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी इसमें हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है वो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए किया है और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए किया है, ठीक है। इन केस अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हो, यहां पे तो नॉन कंडक्टिंग होलो के लिए बात हो रही है, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हो तो क्या उसके लिए भी यही कैलकुलेशन रहेंगी? आंसर है नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर नॉन कंडक्टिंग होलो और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हो जाएगा तो नॉन कंडक्टिंग के तो अंदर भी चार्ज रहेगा। मैंने अभी भी बताया था कि कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट होलो है तो उसके सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग होने के बाद वो सॉलिड भी है तो फिर वो चार्ज सरफेस पे नहीं जाएगा। फिर तो अगर हम उसको चार्ज देते तो वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा उस केस में, ठीक है ना। तो उसके लिए कैलकुलेशन हमारी कुछ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी आप लोगों को यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी बात समझनी है वो ये है कि इसका ग्राफ हम लोगों को जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। ये जो तीनों केस आपने पढ़े हैं इसके ग्राफ आप लोग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के लिए। तो इस एक्सिस पे चलो हमने ई को ले लिया और इस एक्सिस पे हमने आर को ले लिया। तो दिस इज ग्राफ between electric field and radius of the solid sphere, conductor solid sphere और non conducting hollow sphere, ठीक है। उस केस के लिए हम लोग ग्राफ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास तीनों केसेस में ये निकल के आया कि जब r की वैल्यू 0 होगी, रेडियस 0 होगी, ठीक है ना, तो 0 से और r तक, यानी ये आपके पास वो सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है। तो इनसाइड या तो यहां या फिर यहां इनसाइड तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 ही आएगा। अभी कैलकुलेट किया है तो 0 से लेके r तक E की वैल्यू कैसी है? 0 है। 0 से लेके और r तक ये वाला डिस्टेंस ही तो r बोला था हमने, ये वाला डिस्टेंस। तो 0 से लेके r तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर लोकेशन पे 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने 0 लिखा। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस पे मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिला था? तो आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे मिला था, ठीक है ना।
अब अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, आर की वैल्यू, ये वैल्यू है आर की सरफेस की। अब अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, और ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इस रिलेशन से तो ये पता चल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो E की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस केस में E की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, जब हम लोग सरफेस पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इनसाइड मत बोल देना, इनसाइड तो E की वैल्यू 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू E की किस पॉइंट पे मिलेगी, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट। तो ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमने बोल दिया कि यहाँ पे जहां पे R हमने लिखा है, क्योंकि R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो जब हम लोग R पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो सरफेस के लिए कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम R से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो E की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ ये बन जाएगा। ओके, सो दिस इज ग्राफ बिटवीन E एंड R। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफ पूछने को आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी वो 4-5 ग्राफ आपको दे देगा और पूछेगा कि इस केस के लिए ग्राफ कौन सा सही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, दिस इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट, प्लीज नोट डाउन। तो अब की बार हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए तो उसी में आ गई, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इसलिए अलग से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो सरफेस पे ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो अंदर भी रहेगा, और सरफेस पे तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अंदर भी रहेगा। तो सपोज ये जैसे आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है दिस, और दिस इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अब हम अगर इसको चार्ज देते हैं तो वो चार्ज ऐसे इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, दिस लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ये पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज ये पूरा चार्ज Q है, Q चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से ड्यू टू दिस चार्ज अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो आंसर है आपको बिल्कुल कैलकुलेशन एज वेल एज वैसे ही करनी है जो कैलकुलेशन आप लोग पिछले वाले डेरिवेशन में कर चुके हैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, क्योंकि इसके लिए आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, EDA उस पे सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। जैसे ही आप बात करेंगे एट दिस सरफेस तो सरफेस पे भी वही कैलकुलेशन आएगी क्योंकि सरफेस पे भी चार्ज उतना ही है, ठीक है। लेकिन जो चेंज होगा वो चेंज और चेंज केवल ये तीसरी कंडीशन में होगा, तो मैं वो तीसरी कंडीशन ही नोट करा रहा हूं। तीसरी कंडीशन मीन्स इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, ये थर्ड केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला केस और सेकंड केस यानी एट एक्सटर्नल पॉइंट एंड एट अ सरफेस ऑफ द स्फीयर, उस केस में हमारी कैलकुलेशन एज वेल एज वैसी ही होगी जैसे कि आप लोग पिछले डेरिवेशन में कर चुके हैं। लेकिन इस केस में हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, और चेंज इसलिए हो जाएगी क्योंकि अंदर पहले वाले केस में क्या था कि इनसाइड Q की वैल्यू 0 थी क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था, लेकिन इस बार जो चार्ज है वो इनसाइड है, ठीक है ना, ये Q। तो अब की बार जैसे ही हम लोग इनसाइड कैलकुलेशन करेंगे, मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ये पॉइंट P पे, तो मैं ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से और ये रेडियस का एक गॉसियन, तो ये तो आपकी रेडियस होगी जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमने ये इतने रेडियस का एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इतने रेडियस का ये गॉसियन सरफेस आप कंसीडर करेंगे लाइक दिस, दिख रहा है ना बेटा, यस, ठीक है। आप लोग कंपास का यूज करके उसको इसी अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सपोज ये रेडियस है मेरी स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R रेडियस इस बार किसकी मैंने बोली है,
कैपिटल, या फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसा कर लो, क्योंकि पहले और दूसरे वाले में कंफ्यूजन हो सकता है कि स्मॉल आर जो रेडियस है वो तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर की है, और कैपिटल आर जो रेडियस है वो गॉसियन सरफेस की है, ठीक है। तो अब ये जो क्यू चार्ज था, ये क्यू चार्ज तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया कि इसके अंदर जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्यू डैश है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझिए, क्यू जो है वो तो पूरा चार्ज है जो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आ रहा है, लेकिन क्यू डैश चार्ज वो केवल और केवल कितना है, जो केवल इतने सरफेस में आ रहा है, इतने सॉरी वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है ना, और गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तो अब हमको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फ्लक्स लिंक होगा इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट, और ड्यू टू दिस एलिमेंट यहाँ से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, दिस इज इक्वल टू फाई ई, सीधे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, अब स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके नहीं कर रहा हूं, सीधे निकाल रहा हूं, ठीक है। फाई ई दिस इज इक्वल टू वेक्टर ई, और ये पूरे का जो एरिया है इस गॉसियन सरफेस का एरिया वो लिखा जाएगा ई ए, ठीक है। और एरिया की वैल्यू वैसे आप करने का तरीका क्या था, पहले यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेते, डी फाई ई निकालते और फिर फाई ई को कैलकुलेट करते, ठीक है। लेकिन मैंने थ्रू आउट गॉसियन सरफेस के लिए लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में कैलकुलेशन यही आनी है, तो आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं वहां से। तो ई ए और वैल्यू जो ई ए और बीच ई और ए के बीच का जो एंगल है वो भी, उसकी भी हमको इस पूरे गॉसियन सरफेस पे सिमेट्री देखने को मिलेगी। यानी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ये पॉइंट बी कंसीडर करता, तो ई और ए यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में होते, ठीक है ना, तो इसीलिए cos 0, और एरिया इसका हो गया ई इंटू 4 पाई, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, दिस इज। तो गॉसिस लॉ से इस फाई की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए फाई ई। अब आप क्यू मत लिख देना बेटा, क्यों नहीं लिखेंगे, गॉसियन सरफेस के भीतर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बेटा। ई की वैल्यू यहां से निकालिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक। अब जो मेन चीज है वो ये है कि ये क्यू डैश यानी इसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज है कितना, उसको कैलकुलेट करिए, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल में वो ये बोलता है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज इतना है, तो इसको क्यू डैश को क्यू के फॉर्म में लेके आइए, क्यू डैश का रिलेशन क्यू के फॉर्म में निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला कि यहां पे नोट कर सकते हैं पहले आप, क्लियर है कि ये जो फाई ई है, इस फाई की वैल्यू को निकालने के लिए आप इससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट वो हो जाएगा आपका डी फाई ई, दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, या फिर ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, ये हो जाएगा डी फाई ई, दिस इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो थ्रू द गॉसियन सरफेस दिस इज क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, और यहाँ पे बाहर किया ई, क्लोज इंटीग्रल हो गया डी ए, डी फाई की वैल्यू ई डी है ना, तो ई डी ए, ई को बाहर कर लिया डी ए, दिस इज ई, और डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ई। यहां से मैंने स्टार्ट किया फाई ई इक्वल्स टू ई ए, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। उससे पहले की कैलकुलेशन ये रहेगी, now okay, but the volume charge density
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो चाहे तो आप इस पूरे के लिए निकालिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और या फिर इसके लिए निकालिए, दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो ये थी रो, तो ये वाली रो, और इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी रो डैश, सपोज करिए। तो दोनों की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो रो होता क्या है, आंसर है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर चार्ज है कितना, बड़े वाले स्फीयर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू, इसका वॉल्यूम कितना है, वी। ओके, दिस इज इक्वल टू रो डैश। रो डैश क्या है, ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर चार्ज की अमाउंट है क्यू डैश, और इसका वॉल्यूम है सपोज वी डैश, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू लगाइए। दिस इज Q अपॉन V, V इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, अभी हमने R यहाँ पे जो दिया है बड़े वाले स्फीयर, उसकी रेडियस R, आपका नोट है, आपका डायग्राम, ठीक है ना, आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस है स्मॉल r, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके वॉल्यूम, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है और ये सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है, तो रेडियस दोनों की उसी हिसाब से हमको लगानी है, ठीक है। तो 4/3 पाई क्यू डैश की वैल्यू यहां से निकालिए, क्यू डैश दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्यू इंटू आर क्यू अपॉन आर क्यू। दिस क्यू डैश, क्यू तो यहाँ पे है, आर क्यू इधर पहुंचा, ये हो गया अपॉन में आर क्यू, ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन आर का होल क्यू। ओके, दिस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 यहां पे, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कराएंगे, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ ये क्यू डैश की जगह ये वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो क्यू डैश, ये वाली वैल्यू लगाई तो ये आया क्यू इंटू आर अपॉन आर का होल क्यू, यही होगा ना बेटा, आर अपॉन आर का होल क्यू, दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको अभी और भी सॉल्व आप कर सकते हैं थोड़ा सा। ये होगा, दिस इज ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर क्यू। भाई ये आर का क्यू है, इसको आर स्क्वायर इंटू आर लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू इंटू कैपिटल आर, दिस। सो हियर is directly proportional to capital R and inversely proportional to small r cube। तो हमको तो कैपिटल R से मतलब है, स्मॉल r क्यूब से स्मॉल r से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा E है वो ये स्मॉल r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा, दिस। अच्छा, इसमें ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको नोट करिए। तो दिस इज E, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने 3 इंटू 4/3, या 3 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से ही डिवाइड लगा दिया, कोई परेशानी नहीं। 3 से 3 कैंसिल, वही बात आ सकती है। तो 3 इंटू 4/3, फिर देखिए पाई, फिर देखिए आर क्यूब, ठीक है, यस। और ये ऊपर लिखा हुआ है क्यू, तो क्यू, ठीक है। फिर देखिए ये इतना आ गया, क्या रह गया, पाई रह गया, और इधर ऊपर रह गया कैपिटल आर, तो ये हो गया आर अपॉन पाई, नहीं सॉरी, एप्सिलॉन नॉट। बाद बाकी चीजें आ गई, देखिए क्यू क्यू, आर आर,
4 पाई पाई आर क्यू, 3 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड लगा दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि ये जो इतनी कहानी है अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये क्या है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जो आर रेडियस थी ये किसकी रेडियस थी, ये जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सॉलिड स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। तो इसकी जगह अब आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू की जगह रो, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया आर, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो रहेगा वो रहेगा ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ पहले वाले ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था, जीरो था, ठीक है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं है। तो ये जब आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया आर और ये हो गया कैपिटल आर के लिए, ठीक है। तो देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो फिर कितना है, आंसर है इनसाइड। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड के लिए जो कैलकुलेशन आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए जो ग्राफ हम लोग आप लोग बना सकते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि ये ओरिजिन पे यानी जब आर की वैल्यू 0 है, इस केस क्लियर है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहेगा ओरिजिन पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे, मतलब ये था आपके पास बॉडी और ये उस बॉडी का सेंटर हो गया और ये थी उसकी रेडियस आर, दिस, ओके। तो यहां पे जब हमने कैलकुलेट किया इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इंटरनल पॉइंट की रेडियस अगर आर हमने ये तो कंसीडर करी थी, इंटरनल पॉइंट पे जो रेडियस हम लोगों ने कंसीडर करी थी वो कंसीडर करी थी कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रेडियस के उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पे भी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये यहाँ से देख लीजिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, मतलब ये जो डिस्टेंस है आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब यहाँ आ जाएंगे तो ये आर इंक्रीज हो जाएगा, जब यहाँ आ जाएंगे तो ये आर और इंक्रीज हो जाएगा, और जब यहाँ आ जाएंगे तो ये आर इस आर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि E इस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे R इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके इसमें इंक्रीज होगा। तो कहां तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप R यहां से बढ़ के यहाँ सरफेस तक आ जाएंगे तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है ना। सरफेस पे इंक्रीज होते 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 कहां तक इंक्रीज होके आएगा, यहां तक होके सरफेस तक इंक्रीज होके आएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सरफेस पे यानी ये R इक्वल टू यहाँ पे बराबर R है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिला। अब एक बच्चा बोला कि सर मैक्सिमम तो पहले भी हमको सरफेस पे मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था, लेकिन इनसाइड तो 0 मिल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इनसाइड 0 नहीं है, यहां से इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, ये इस तरह से दिस, ये इंक्रीज होके यहाँ पे आया। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बाद आपको अगर पता हो तो जैसे हम लोग यहाँ सरफेस पे आ गए और हमने यहाँ पे पॉइंट पी कंसीडर किया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आ रहा था उसमें जो ई का रिलेशन आ रहा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा था, ठीक है ना भाई। जब हम यहाँ आ गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया था। एट एक्सटर्नल पॉइंट याद करिए, जब हमने एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो आ रहा था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो वही पहले वाला यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो उसके लिए ये स्लोप बन जाएगा, ऐसा ये ग्राफ होगा,
दिस, ये हमने लिख दिया दिस इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब केवल एक कंडक्टर था वहां पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉन कंडक्टर के केस में जो सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर है वहां इनसाइड 0 नहीं है, बल्कि ये ओरिजिन पे 0 है, R बराबर 0 पे 0 है। लेकिन जैसे ही R की कुछ वैल्यू होती है ये इंक्रीज होता है, और कहां तक इंक्रीज होता है तो आंसर है सरफेस तक इंक्रीज होता है। ये एक ही मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही है, जब R बराबर R है, ठीक है ना, और R बराबर R का मतलब ये सरफेस पे यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है, और उसके बाद फिर इससे आगे बढ़े तो फिर डिक्रीज होना शुरू होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस ग्राफ। नाउ टुडे वी विल क्लोज हियर, एंड यहाँ पे आज हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss a new chapter number 2. Okay.